कंफर्म। हो गया ना सर? हाँ सर। ठीक है, ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर। अच्छा, तो बेसिकली सर आज मैं ना क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब लाइक कि आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, हम लोग इस क्लास में बात कर रहे थे ना, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर थोड़ा बात कर रहे थे। ऐसे तो मैं काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाया, ठीक है, पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। आप लोग तो खुद से करते नहीं हो कई बार। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशंस कंप्लीट कर चुका था सर। हाँ, सारा का सारा पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। बस क्वेश्चन वगैरह थोड़ा देखते हैं। चलो, ज़्यादा आज और मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। हाँ सर, कोई डिस्कशन नहीं जो रोज आप लोगों का दिमाग खराब करता हूँ कि ये सुन लो वो सुन लो। कोई सुनने का बात नहीं है, सिर्फ सवाल और जवाब। ठीक है, चलो क्विज कॉन्टेस्ट की तरह भी कार्य करेंगे, ट्राई करना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा केस स्टडीज टाइप वो भी डिस्कस करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम लोग पहले फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा सर, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जितना बताइए सर। यस सर। ओके सर। चलो सर, अगर इतना दिन से क्लास ठीक ठाक से अगर आप लोगों ने किया है ना, तो आप लोग जरूर एमसीक्यू का जवाब दे पाएंगे। तो चलो पहले थोड़ा सा क्विज कॉन्टेस्ट टाइप में एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा केबीसी केबीसी टाइप में ही देख लो। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब्जेक्टिव में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स अगर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी। बात को समझे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर। प्रॉपर्टी बायर को पास किया जा रहा है, मतलब सेलर क्या कर रहा है, सेलर बायर को प्रॉपर्टी पास कर रहा है ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस वुड बी। सेल मतलब इसको क्या कहेंगे, जहां पर प्रॉपर्टी बायर के पास जा रहा है टोटल प्राइस पेमेंट में, इसको सेल कहेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे कि हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे कि सेल ऑन अप्रूवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पास होएगा, अभी तक हुआ नहीं है। प्रॉपर्टी पास होएगा, अभी तक हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर। प्रॉपर्टी को बायर के पास पास किया जाएगा ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस। ठीक है, जब भी वो टोटल प्राइस पे कर देगा। ठीक है, बात को समझे, वेरी गुड सर। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, यही यही वाला आंसर होगा सर। ठीक है, जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा तब पेमेंट भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। आप लोग के साथ मैंने डिस्कस करके रखा था बहुत सारा, जैसे कि फार्मर्स के साथ बात हुआ था ना, एक फार्मर्स अपना अपनी खेती में खेत कर रहा है, तो उसमें वो किसी के साथ, किसी बड़े कंपनी के साथ डील करके रखा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कि भाई मैं तुम्हारा सारा का सारा खेत का फसल खरीद लूंगा, 3 महीने बाद पूरा पेमेंट करूंगा और तुम मुझे पूरा फसल भी तब दे देना। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल, वेरी गुड सर। ये देखो, जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को ठीक ठाक से सुना है ना, और अगर हो सके तो रिविजन पे किया है, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले सर। The term goods under Sale of Goods Act 1930 does not include। सवाल ये उठता है सर, क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुड्स, ठीक है, द टर्म गुड्स, अगर मैंने गुड्स ऑफ, ये टॉपिक का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन दिया गया जो मैंने आपको पढ़ा के रखा।
तो सवाल उठता है कि द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड गुडविल, एक्शनेबल क्लेम, स्टॉक्स एंड शेयर्स, हार्वेस्टेड क्रॉप। क्या होगा सर? साहिल, साहिल भी जवाब देना बीच बीच में। क्या होगा इसमें से कौन सा? हाँ बोलो सर। हाँ सर, सर बी वाला एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम याद है ना सर? एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, है ना? जो मनी सर्कुलेट होता है, जो हमारे आपकी पॉकेट में होता है, वेरी गुड सर, जो हमारे आपकी पॉकेट में घूमता रहता है, ये एक्शनेबल क्लेम या मनी को गुड्स नहीं माना जाता। बाकी सारे चीज गुड्स हैं, जो गुड्स के डेफिनेशंस में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सैनन का भी यही आंसर होता? हाँ सैनन, यस सर। ओके सर, चलो ठीक है। सर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज, मतलब फ्यूचर गुड्स का जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम लोग सेल कहेंगे, एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे, वॉइड बोलेंगे, या हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। वेरी गुड सर, मतलब जो गुड्स अभी है नहीं, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो गुड्स अभी बना नहीं है, बनेगा, फ्यूचर गुड्स, ठीक है? गुड्स अभी रेडी नहीं है, फ्यूचर में बन जाएगा। तो जब फ्यूचर में बनेगा तो फ्यूचर में उसका सेल होगा, तो फ्यूचर में सेल होगा जो गुड्स, उसको हम लोग सेल नहीं बोल सकते, एग्रीमेंट टू सेल बोल रहे हैं कि भाई बना के देना, हम बाद में लेके जाएंगे, ठीक है, तब पेमेंट करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट अभी बना रहे हैं कि भाई मुझे बेचने के लिए आप इसको अभी रेडी करो, ठीक है? जैसे टेलर के पास जाके अगर कुछ प्रोडक्ट बनवाने के लिए देते हो, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स तो छोड़ो, मैं आपको ये कस्टमाइज जो गारमेंट्स होता है ना, हम लोग नॉर्मली शादी वगैरह में लोग नॉर्मली बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई टेलर के पास जाते हैं, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, आप लोग अच्छा जा रहे हो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द मूवेबल गुड्स ओनली, immovable goods only, both movable immovable goods, all goods except ornaments। क्या जवाब होगा सर चार का? मूवेबल गुड्स ओनली। ओनली मूवेबल गुड्स। इमूवेबल गुड्स के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील नहीं करता है। ऐसे कोई लैंड बेचना हो, बिल्डिंग बेचना हो, क्या ये सेल ऑफ गुड्स का पार्ट है सर? नो सर। नो सर, वो सब प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है? वो सब प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ा जाता है। वेरी गुड सर। सनान के बैकग्राउंड में इतना नॉइस क्यों है? कुछ काम चल रहा है क्या बिल्डिंग में आसपास में? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन चल रहा है सामने। हाँ ठीक है, ओके सर। तो मूवेबल गुड्स ओनली, वेरी गुड सर। साहिल समझ में आ गया? ओके। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म गुड्स मींस every kind of movable property and it includes stocks and shares, growing crops and grass, दोनों ए एंड बी दोनों, या none of the above? स्टॉक्स एंड शेयर एंड ग्रोइंग ग्रुप्स ग्रास। growing ए एंड crops बी and दोनों grass, सर। मतलब ए एंड बी बोथ। हाँ। नाम आपका आंसर भी यही है? यस सर। पांच का सी, सी इज द राइट आंसर। ओके। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद सेल, मॉर्गेज, प्लेज, ऑल ऑफ द अबव। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेल के बारे में डील करता है, या मॉर्गेज के बारे में भी डील करता है, प्लेज के बारे में भी डील करता है, या तीनों के बारे में डील करता है? खाली सेल्स। खाली सेल के बारे में। मॉर्गेज का अलग एक्ट होता है, प्लेजिंग का भी अलग एक्ट है सर, ठीक है? तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर काउंट नहीं होता मॉर्गेज है। मतलब? मॉर्गेज मतलब जैसे मान के तू बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है? तो बैंक के पास तेरा जमीन को मॉर्गेज रखा है, ठीक है? लैंड को मॉर्गेज रख के लोन लेना, या फिर कोई तेरा ज्वेलरीज है, ज्वेलरी सर वगैरह तेरे गिरवी। पास, हाँ उसको हिंदी में गिरवी बोलते हैं। वेरी गुड सर, ठीक है, गिरवी रखना, तो उसी को मॉर्गेज बोलते हैं। तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डील नहीं होता है। प्लेजिंग करना क्या होता है? प्लेजिंग इज लाइक दैट कि प्लेजर प्लेजी कॉन्सेप्ट होता है। मानो कि
कोई चीज अभी तो नहीं ट्रांसफर करना है, बट फ्यूचर में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्लेज किया हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल तुमने अपना कुछ इस तरह का करके जाते हो, जैसे प्लेजिंग का एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। जैसे मानो ऑर्गन डोनेशन होता है ना सर, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है कि जैसे मान कि तेरा मतलब किसी इंसान का वो चाहता है कि भी उसके जाने के बाद अगर उसके ऑर्गन से किसी का कुछ काम आ जाए, ठीक है, जैसे कोई आई डोनेट करता है, कोई किडनी डोनेट करता है, ठीक है, कोई बोन मैरो डोनेट करता है, बहुत सारे है ना। तो वो कैसे होता है कि मानो कि तुम अपना आई डोनेट करना चाहते हो, तुम्हारे जाने के बाद किसी और को जो भी जरूरतमंद है उन्हें वो आई दिया जाए, तो वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हॉस्पिटल्स के साथ। तो हॉस्पिटल्स जैसे ही आपका कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जैसे मान कि मेरा कुछ हो गया तो मेरे फैमिली मेंबर्स अगर मेरा प्लेस किया हुआ है तो मेरे फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल्स को बता देगा और हॉस्पिटल्स वाले आके मेरा आँख को निकाल लेगा और किसी और को दे देगा। एक टाइम के अंदर ही होता है ना सर, जब तक उसके उसके अंदर लाइफ है। तो ये प्लेस किया हुआ होता है, ठीक है, कि एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट है कि हम अपना चीज किसी को प्लेस करके रखे हैं, जो मेरा नहीं है, कल किसी और का हो जाएगा। आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी प्लेस करके रखा। तो ये प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह से कुछ काम करता है सर। ऐसा मैं डोनेशन में बोला, या फिर आप किसी दूसरे एंगल से भी इसे सोच सकते हो। सपोज आपका कोई गुड्स है, पर वो गुड्स आप कुछ दिनों तक खुद यूज करोगे, उसके एक सर्टेन डेट के बाद वो गुड्स किसी और के नाम पे आपने प्लेज कर दिए, तो वो गुड्स जैसे ही आपने प्लेज करके रखा तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लेजिंग कॉन्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्चुअल में डील नहीं करता, ठीक है। अच्छा, सवाल ये उठता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा बात सही लग रहा है। कौन बनेगा करोड़पति के लिए, ये 7 नंबर सवाल जीतने से आपको मिलेगा 7 लाख रुपए। सर कितना अच्छा होता एक क्वेश्चन जवाब में अगर यहाँ पर 7 लाख मिल जाता। द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स वर ओरिजिनली विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इन 1872। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो प्रोविजंस है ये एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ओरिजिनल लेवल में था। Sale of Goods Act 1930 deals with mortgage. Sale of Goods Act restrict the parties to modify the provisions of the law and none of the above. इनमें से कौन सा बात आपको सही लग रहा है? सर सर ए। ऑप्शन ए। हाँ सर, ए। ए नंबर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, है ना सर, जब भी हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, अब अगर क्लास को रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पहले 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही मेंटेन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, बिजनेस लेवल कॉम्प्लेक्स बनता गया, और जैसे जैसे बिजनेस लेवल कॉम्प्लेक्स बनता गया वैसे 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 क्या हुआ, मतलब बिजनेस के लिए एक अलग लॉ का डिमांड हो पड़ा सोसाइटी में, ठीक है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक अलग लॉ बनाते हैं जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम लोग स्पेशल वे में जगा देंगे, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर बेस करके एक अलग लॉ बन गया, जो 1930s सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से आज हम लोग जानते हैं। वेरी गुड सर, बढ़िया जा रहे हो सर, जीते ही जा रहे हो, जीते जाओ जीते जाओ। चलो 8 नंबर, goods which are in existence at the time of the contract of sale is known as, goods which are in existence at the time of the contract of sale is known as present goods, existing goods, specific goods, none of the above. जल्दी बोलो। एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, वेरी गुड साहब। इसका हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस भी पढ़े थे, प्रेजेंट गुड्स क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, स्पेसिफिक क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डिलीवरी, इनमें से कौन सा डिलीवरी नहीं है। ऐसे गुड्स ऑफ सेल, सेल ऑफ गुड्स में डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। इनमें से कौन सा, डिलीवरी। हाँ सर, स्ट्रक्चर्ड, अरे बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड सर, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी। ऐसा कोई डिलीवरी के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहीं पर भी कुछ नहीं बोला, कंस्ट्रक्टिव बोला, एक्चुअल बोला, सिंबॉलिक बोला, डिस्कस हुआ है सर पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स।
क्या रेलवे रिसिप्ट को टाइटल मतलब गुड्स का टाइटल डॉक्यूमेंट्स मानेंगे? टाइटल डॉक्यूमेंट मतलब कि भाई हाँ यही इस गुड्स के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। टाइटल मतलब ओनरशिप, ठीक है। तो रेलवे रिसिप्ट, ट्रैफिकर सर्टिफिकेट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट एंड ऑल ऑफ द अबव। D. All of the above. All of the above. Very good, sir. Which of the following is not true? ये बेसिकली यूज होता है कहाँ पर? ये यूज होता है डॉक में, मतलब शिप डॉक में। शिप मतलब जहाज जहां पर खाली होता है। रेलवे में रेलवे रिसिप्ट होता है। एरोप्लेन वगैरह में बिल ऑफ लैंडिंग भी होता है। वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट किसी भी जगह में गोडाउन लेवल में हो सकता है। एंड ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे गुड्स का टाइटल का डॉक्यूमेंट माना जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 लाख रुपए के लिए। सर केबीसी थोड़ी चल रहा है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। Which one of the following is not true? Document showing title is different from document of title. Bill of lading is a document of title to goods. Specific goods can be identified and agreed upon at the time of contract of sale. None of the above. बोलो सर। इनमें से कौन सा वर्ड None of the सेंटेंस above. सही है? नन ऑफ द अबव सही नहीं है, बाकी सब सही लग रहा है आपको? हाँ सर, बाकी सब सही है ना? मतलब ये जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट जो टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दोनों अलग चीज होता है, बिल्कुल। बिल ऑफ लैंडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये हम लोग ये सब चीजें पढ़ के आए हैं। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सही नहीं है, सारे के सारे सही लग रहा है। ठीक है चलो, ओके नेक्स्ट। शिवास गुड मॉर्निंग। चलो शिवास तुम भी ज्वाइन कर लो। शिवास को आवाज आ रहा है क्या मेरा? ठीक है चलो, हाँ सर जी। ओके ज्वाइन कर लो सर क्वेश्चन आंसर सेशंस में। ठीक है, क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी। हम लोग लाखपति करोड़पति बन रहे हैं। ठीक है, कौन बनेगा लाखपति चल रहा है अभी। 12 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन जा रहा है सर। Mercantile agent is having an authority to sell or consign goods, raise money of the security of goods, sell or buy goods, or any of the above. What is the right answer, sir? Sir, D. Mercantile agent is having an authority to sell or consign goods. Yes, agent है। Raise money on security of goods कर सकता है, agent है ना, goods Sir, के D security। होगा। हाँ सर, B, D. Any of D, the above. Sir, any D. of the D. above। D, D for Delhi, मतलब ये वाला ना सर? हाँ सर। मतलब वो बाकी सभी काम कर सकता है, बिल्कुल अथॉरिटी है। कोई भी आप काम कर सकता है मार्केंटाइल एजेंट। मार्केंटाइल एजेंट मतलब जो एजेंसी लेके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। वो सेल भी कर सकता है, किसी को गुड्स कंसाइनमेंट में भेज भी सकता है, पैसा भी रेज कर सकता है, सेल और बाय भी कर सकता है। तो कोई भी काम मार्केंटाइल एजेंट कर सकता है। पहले भी पढ़ चुके हैं मार्केंटाइल एजेंट को आप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों है, नन ऑफ द अबव है। Option C. ऑप्शन सी दोनों है, बोथ ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। एग्जीक्यूटरी मतलब क्या? एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड का फर्क क्या होता है बोलो तो? मतलब एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मानो दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मानो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, अब मानो ए ने अपना गुड्स को सेल कर दिया, ए गुड्स सेंड कर दिया, लेकिन बी अभी पेमेंट करना ड्यू है। तो क्या बोलेंगे इसको? ए के तरफ से बी को गुड्स, Executed. दिस इज एग्जीक्यूटरी। वेरी गुड, Execute. वेरी गुड सर। ठीक है, या फिर दोनों की तरफ से भी काम बाकी हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट ना तो ए ने गुड्स बेचा और ना ही बी ने परचेज मतलब पेमेंट किया। लेकिन एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी की तरफ से जब काम कंप्लीट हो जाता है।
मतलब ए ने भी बी को गुड सेंड कर दिया और बी ने भी ए को पेमेंट कर दिया, तो बन जाएगा एग्जीक्यूटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों ही हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों हो सकता है। वेरी गुड सर। इन विच फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर्स इमीडिएटली। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर से बायर के पास गुड्स संगे संग ट्रांसफर हो जाता है, पास हो जाता है? एग्रीमेंट टू सेल में, हायर परचेज में, सेल में, इंस्टॉलमेंट टू सेल में? Same. सेल। सेल में। वेरी गुड सर, हाथों हाथ है। अभी पैसा दो, अभी घर लेके जाओ गुड्स। एग्रीमेंट टू सेल में तो अभी समय लगेगा। एग्रीमेंट टू सेल तो फ्यूचर गुड्स का होता है ना सर, मतलब गुड्स बना ही नहीं है। जैसे मानो मैं फार्मिंग का जो बार बार बात करता हूँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे जो दवाई बनाने वाला कंपनीज होता है ना, वो भी मानो कोई दवाई बना के बेचेगा कंपनी किसी और को, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी किसी से दवाई लेगा। वैक्सीन का जैसे मानो वैक्सीन बनेगा फिर सेल होगा, ठीक है, जैसे हम लोग कोरोना में देखे ना कि वैक्सीन बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, अब फिर वैक्सीन बनने के बाद कोई वैक्सीन को खरीदता है, फिर उसके बाद वो बेचेगा। तो ये कैसा एग्रीमेंट बनेगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा ये, ठीक है। तो हायर परचेज, जैसे कार परचेज वगैरह होता है ना, कार परचेज वगैरह में हायर परचेज चलता है। आप एक एक करके इंस्टॉलमेंट भरते चलो, ठीक है, एक एक करके इंस्टॉलमेंट भरते चलो, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तब तक कार में ओनरशिप नहीं आता। और इंस्टॉलमेंट टू सेल मतलब क्या होता है कि आप किसी भी गुड्स में, मतलब आप पेमेंट पूरा कर दिए, या फिर पेमेंट भी पार्ट बाय पार्ट हो रहा है, और गुड्स का आपके घर पे जो डिलीवरी हो रहा है वो भी पार्ट बाय पार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी सामान आपने खरीदा बट पूरा सामान आपके घर पे भी डिलीवरी नहीं होगा, वो इंस्टॉलमेंट में होगा, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट। अभी एक लॉट आया, फिर कुछ दिन बाद और एक लॉट आएगा, ऐसा। लेकिन सेल में क्या होता है, संगे संग पूरा का पूरा है एकदम। थैंक यू सर। नेक्स्ट बताइए, इन केस ऑफ हायर परचेज द हायरर कैन पास टाइटल टू बोनाफाइड परचेसर। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? बोनाफाइड मतलब, बोनाफाइड मतलब Genuine. जेन्युइन, ठीक है। सवाल ये कर रहा है कि इन केस ऑफ हायर परचेज द हायरर कैन पास टाइटल टू जेन्युइन परचेसर या बोनाफाइड परचेसर। क्या वो कर सकता है? No, sir. अगर आप अपना, जैसे ये भी मैंने बोला था आपको, है ना, याद होगा सब आप लोग, होना चाहिए। मानो कि आपने कार खरीदा, ठीक है, अब कार खरीद के आप हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, तो कार का आप हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट भरे जा रहे हो, तो क्या आप कार वाले को, मतलब आपका कार का ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? इन केस द हायर परचेज द हायरर कैन पास टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर? नहीं सर, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने हायर परचेज में कोई कार को खरीद के रखा, जिसको हम लोग ईएमआई परचेज बोलते हैं ना, ईएमआई परचेज में कार ही आपका नहीं होता है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता। तो जो आपका नहीं है वो किसी और को कैसे टाइटल ट्रांसफर करोगे आप? हाँ, जो आपका है ही नहीं। हाँ, ये होता है कई बार कि आपके नाम पे लोन बना है, आप कंपनी में जाके कागजात ट्रांसफर कर सकते हो, तब कंपनी न्यू सेल जनरेट करेगा और उस कार को दूसरे पर्सन के लिए उसको जनरेट करके देगा, ठीक है। वो कंपनी कर सकता है क्योंकि कंपनी का कार है, बट आप नहीं कर सकते। यस ना? ये सब डिस्कशंस तो हो चुका है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज। बोलो सर, क्या ये बात सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज। True. ट्रू। वेरी गुड सर। एग्रीमेंट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में क्या वो लोग कंडक्ट कर रहा है उसी के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। वेरी गुड सर। ये आंसर क्या था? फॉल्स था। ये आंसर क्या होगा? इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज बी मनी। इज इट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स? द फॉल। False. False. Very good. False is the right answer. Contract of sale not always subject matter to of money. बिना मनी का भी कई बार सेटलमेंट होता है, ठीक है। सेल का मतलब ऑलवेज मनी होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है सर।
इफ ए सेलर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ वेयरहाउस, अगर गोडाउन का चाबी सेलर ने बायर को दे दिया जिसके अंदर गुड्स है, तो ये किस तरह का डिलीवरी होता है सर? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, नन ऑफ द अबव। गोडाउन का चाबी अगर आपके हाथ में थमा रहा है तो ये किस तरह का डिलीवरी का एग्जांपल लग रहा है? कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल, symbolic, सिंबॉलिक। वेरी गुड सर, सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब कंपनी आपको गाड़ी बेचता, कंपनी ने आपको गाड़ी बेचा और गाड़ी का, जैसे आप लोग कभी मैच देखो टीवी में, मैच में जब किसी को कार प्रेजेंट किया जाता है मैन ऑफ द मैच में, देखा कभी आपने? yes क्रिकेट sir, में, फुटबॉल में, तो जब मैन ऑफ द मैच का प्रेजेंट होता है और उसमें अगर कोई कार किसी को प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या उसको कार देता है कि चाबी देता है? चाबी देता है। चाबी देता है, ठीक है। कार का एक बड़ा सा चाबी लेके उसको दे देता है, सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि गाड़ी लाके खड़ा कर दिया, जाओ बैठो देखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सिंबॉलिक डिलीवरी का एक एग्जाम्पल था। वेरी गुड सर। If A agrees to deliver 100 kg of sugar to B in exchange of 15 meters of cloth, मतलब आप 100 kg शुगर किसी को बेचोगे और बदले में पैसा ना लेके एक्सचेंज में 15 मीटर कपड़ा लोगे, मतलब चीनी के बदले, शुगर के बदले कपड़ा, 100 kg शुगर के बदले 15 मीटर क्लोथ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बोलेंगे, कि बार्टर बोलेंगे? बार्टर बोलेंगे सर। barter, बार्टर। बार्टर बोलेंगे। वेरी गुड सर, इसको हम लोग बार्टर बोलेंगे, ठीक है। जो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा चलता था, आज के डेट में नहीं चलता है क्या? अरे चलता है, क्यों नहीं बोल, कौन बोला नहीं चलता? आज भी चलता है। हम लोग क्या एक्सचेंज करते नहीं है क्या? पुराना गाड़ी को चेंज करके नया गाड़ी खरीदते नहीं है, ठीक है। तो एक्सचेंज हो गया वो, ठीक है। लेकिन वही, हाँ, उसमें एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में आपको थोड़ा सा और भी मनी देके सेटलमेंट करना पड़ता है, और प्योर बार्टर में कोई सेटलमेंट नहीं होता, पूरा का पूरा वैल्यूएशन से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। 100 केजी चीनी के बदले 15 मीटर क्लोथ, ये एक उन दिनों के सोसाइटी में एक मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी का आविष्कार किया गया था कि क्यों ना एक करेंसी डेवलप किया जाए, क्यों ना एक करेंसी डेवलप किया जाए और ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए। सर कभी मौका मिले, कभी मौका मिले, मौका मिलेगा, जैसे भी ठंड का टाइम चल रहा है, कोलकाता घूमने के लिए अच्छा है। आप लोग कभी गए क्या इंडियन म्यूजियम? किसी भी कभी विजिट किए हो क्या? कभी यहाँ विजिट करना सर, ये आपका पार्क स्ट्रीट में आता है, ठीक है, इंडियन म्यूजियम। अगर आप यहाँ जाओगे ना, तो आपको ये भारत का एकमात्र म्यूजियम है सर। मतलब म्यूजियम मतलब जहाँ पर आपको हिस्टोरिकली सबसे रिच म्यूजियम में से एक है इंडियन म्यूजियम, ठीक है। पूरा भारत में ऐसा चीजें आपको दूसरे किसी भी शहर में नहीं देखने को मिलेगा जो कोलकाता इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। इवन अगर आप, क्या बताओ सर, ये देख रहे हैं सर, आगे क्या जानते हो? पुराने जमाने में जो हाथी होता था ना, जिसको मैमथ बोलता है, ये मैमथ का स्केलेटन है। मतलब आज के जमाने का जो हाथी है, उस हाथी का मतलब क्या बोलूं सर, परदादा, ठीक है। तो आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा उसके अंदर? ये देखो सर, ये ना चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ये सब यूज होता था, मतलब ये सब गेट था ओरिजिनल वाला, उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके, ओरिजिनल है ऐसा नहीं कि मतलब मनगढ़ंत बना के रख दिया, ठीक है। यहाँ पर ना एक रूम मिलेगा आपको जहाँ पर ना आपको करेंसी का भी मिलेगा। यहाँ पर अब एक गैलरी है जहाँ पर ना करेंसी का भी गैलरी है। तो मौका मिले ना कभी करेंसी गैलरी जरूर विजिट करना। सर क्यों विजिट करके क्या होगा? सर करेंसी गैलरी में आपको भारत का, मतलब कम से कम आज से 4 से 4.5 से 4,500 पुराना, मोस्ट प्रोबेबली 2,500 से 3,000 पुराना तो मिल ही जाएगा। मतलब गौतम बुद्धा के टाइम से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, मतलब जीसस क्राइस्ट तो उसके बहुत बाद, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कम 500 साल पुराना डेटा तो है, ठीक है। तो वो वहां तब से आपको करेंसी मिलेगा आपको,
जब गोल्ड करेंसी यूज होता था सर, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो हम लोग आज के डेट में ये जो करेंसी यूज करते हैं ये तो कोई वैल्यू ही नहीं लगता, उस जमाने में सर गोल्ड करेंसी यूज होता था बदले में। मतलब गोल्ड का भी क्या सोचो आप, हाँ। हम लोग एक किसी को 1 टका देंगे तो वो गोल्ड का होता। क्या दिन था सर, हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कभी मौका मिले तो जरूर देख के आइएगा। In a hire purchase agreement, the hirer has an option to buy the goods. In a hire purchase agreement, the hirer has an option to buy the goods, must buy the goods, must return the goods, is not given the possession of the goods. बोलो क्या होता है हायर परचेस में? ए होगा सर जी, एंड हैज एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स। Has an option to buy the goods. Must buy the goods नहीं होगा। वो चाहे तो मना भी बोल सकता है ना सर, मतलब अगर चाहे तो मना भी ये कर सकता है कि मेरे को नहीं नहीं चाहिए, नहीं लेना है। मस्ट बाई तो कभी नहीं होगा। मस्ट रिटर्न द गुड्स नहीं, रिटर्न एक बार ले लेगा तो रिटर्न कैसे करेगा? उसके पास ऑप्शंस है। तो एक हायर परचेज एग्रीमेंट में गुड्स को बाय कर भी सकते हो, ना भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं लेना है तो जितना दिन का आप ईएमआई भरोगे उसके बाद रिटर्न कर दो, ठीक है। मस्ट रिटर्न द गुड्स तो नॉर्मल वे में नहीं है। इज नॉट गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। हाँ पोजीशन दिया जाएगा, जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट भर दोगे तब दिया जाएगा। तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। कि हैज एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स, उसके पास गुड्स को लेने का ऑप्शन है। कि अगर वो 2 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद बोलेगा कि भाई हमको नहीं लेना है, तो तुम जाओ गाड़ी वापस कर दो, ठीक है। मानो गाड़ी के केस में, ज्यादातर केस में ये सब होता है। चलो फिर एग्रीज टू डिलीवर इज ओल्ड कार वैल्यूड ₹80,000 टू बी। ये बोल रहे कि भाई मैं अपना पुराना कार 80,000 में बी को बेचूंगा। बी कौन है? एक कार डीलर है। एन एक्सचेंज फॉर ए न्यू कार, बदले में न्यू कार भी लेना है। एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश। मानो न्यू कार प्राइस है, ऐसे आजकल लोग मोबाइल एक्सचेंज करते हैं ना। न्यू कार का प्राइस है 5 लाख, ओल्ड कार का सेटलमेंट वैल्यू बना सर 1.5 लाख। अभी 3.5 लाख तुमको और पे करना है, लेकिन 1.5 लाख तुमको एक्सचेंज में मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, एक्सचेंज और बार्टर। क्या बोलेंगे सर? एक्सचेंज हाँ बोलेंगे सर, सर। एक्सचेंज एक्सचेंज बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज, सेल। Contract to sell. Contract of sale. वेरी गुड सर। एक्सचेंज तो ये है, बिल्कुल है, बट द मोर प्रोमिनेंट इज ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है। ये एग्री कर रहा है टू डिलीवर इज ओल्ड कार वैल्यूड ₹80,000 टू बी अ कार डीलर इन एक्सचेंज फॉर ए न्यू कार एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, भले ही उसमें एक्सचेंज हो, बार्टर हो, एग्रीमेंट टू सेल हो, बट इससे मोर प्रोमिनेंट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये भी गलत नहीं है, बट पूरा खेल में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को ही दर्शाता है कि भाई ये एक सेल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है, बीच में आप एक्सचेंज बिल्कुल कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये एक्सचेंज वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट प्रोमिनेंट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वेरी गुड। लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बार्टर, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। A बिल्कुल and सर, B. ए एंड बी मतलब सेल भी होता है, एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब आया था सर? डेट याद है? 15 मार्च 1930, 1 जुलाई 1930, 30 जुलाई 1930 और 30 जून 1930। 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 याद रखिएगा डेट सर, ठीक है। क्या क्या नहीं पूछ लेता है। पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड्स, जो बंदा गुड्स खरीद रहा है या एग्री कर रहा है कि हमें गुड्स खरीदना है, उसे हम कंज्यूमर कहे कि बायर कहे, या दोनों कहे, या कुछ भी ना कहे? हाँ सर, बायर। बायर बायर कहे, बायर बोलेंगे सर। वेरी गुड, बायर। Voluntary transfer of possessions by one person to another is popularly known as transfer, possession, delivery, none of the above.
सर डिलीवरी। डिलीवरी बोलेंगे। वेरी गुड सर। इफ X commissioned by an artist to paint a portrait of A for $200, X मतलब काम दे रहा है आर्टिस्ट को, भाई एक पेंट बना के दो, पोर्ट्रेट बना के दो $200 में, एंड वाई यूजेस हिज ओन कैनवस एंड पेंट, देन इट इज, वाई अपना ही कैनवस यूज करेगा और उसको पेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ऑफ एंड मटेरियल्स है, सेल ऑन अप्रूवल है, हायर परचेज एग्रीमेंट है। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क Contract of work एंड and material. मटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल, ये प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहाँ हुआ? वो अपना कैनवस यूज करेगा, वो अपना ही पेंट यूज करेगा, है ना, कुछ बेचा बेची तो नहीं हो रहा है, बदले में वो अपना एक चार्ज देगा, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल बोलेंगे। दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो सर फर्क देख रहे हैं ना, फर्क समझो, यही जो छोटा छोटा फर्क है, ये फर्क को जरा समझने का कोशिश करो। The property in goods means possession of goods, custody of goods, ownership of goods, या A and B? Ownership of goods. Property in goods means actually ownership of goods. Very good sir। ऐसे देखो हम लोग काफी डिटेल्स में सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, तभी जाके आप ये सब पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाता है। The goods are at the risk of a property who has the owner, जिसके पोजीशन में है, जिसकी कस्टडी में है, या बोथ बी एंड सी? क्या लगता है सर? ओनर का सर। ओनरशिप। जिसका ओनरशिप में है उसी को डर लगता है। यस सर, जो ओनरशिप में रहेगा रिस्क उसी के ऊपर आता है, कुछ होगा तो उसी को देखना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोगों ने एग्जांपल किया ना कि किसी ने गुड्स खरीद के अगर सेलर के घर में ही छोड़ देता है और फिर बाद में गुड्स में कुछ हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर चोरी हो जाए, तो क्या बायर का रिस्क है कि सेलर का रिस्क है? हम लोग इस तरह का पॉइंट डिस्कस किए थे ना, ठीक है। तो वही बात है सर। इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टैंड, गुड मॉर्निंग प्रीतम, गुड मॉर्निंग। इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, स्टैंडिंग ट्री मतलब एक पूरा का पूरा पेड़ है, ठीक है, और वो स्टैंडिंग ट्री प्रॉपर्टी पास किया जा रहा है बायर को, तो इन ट्रीज आर फॉल्ड एंड फेल्ड एंड एसर्टेंट, नॉट फेल्ड बट मार्क किया गया, काउंटेड एंड एसर्टेंट, या बोथ बी एंड सी? क्या लगता है? इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, हाँ ऑप्शन ए, जब ट्री फेल्ड होगा मतलब गिराया जाएगा और उसको एसर्टेन किया जाएगा, ठीक है, तभी वो पेड़ आपको एक्चुअल में सेल किया गया। बेसिकली ट्री का कारोबार, जैसे मेरे घर में मैं देखता हूँ ये चीज, क्योंकि पापा गवर्नमेंट मर्चेंट है सर, फॉरेस्ट मर्चेंट का, तो बचपन से देखता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई पेड़ एकदम खड़ा हुआ है तो पेड़ ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं। पेड़ जब सरकार क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, ट्री को काटता है। मैं एग्जांपल दिया था सेल ऑफ गुड्स के क्लास में, ठीक है, जो लोग सेल ऑफ गुड्स का सारा लेक्चर्स एक बार कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, मैं फिर से बाद में करवाऊंगा एक बार, बट फिलहाल रिसेंटली जो मैंने क्लासेस दिया एक्स्ट्रा में, वहां पर भी मैंने इसके बारे में बात किया था, वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करते हुए। ठीक है सर, तो 29 का ऑप्शन इज ए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप लोग सर बहुत सारा, हाँ क्या স্যার এই নোটসগুলো কোথায় আছে? এটা দিয়েছো ওই যে না না, তোকে এখন আমি লয়ের ক্লাস তো তুই করিস না, দিইনি এখন তোকে। আমি আজকে কোশ্চেন আনসার ডিসকাস করবো বলে তোকে বললাম, এগুলো এখনো তুই এখন এই ক্লাসটাই করিসনি বেসিক্যালি। আমি জাস্ট কোশ্চেন আনসার ডিসকাস করবো, সেই জন্য এটা আমি পেয়েছি। তুই চাইলে নাও করতে পারিস আজকের ক্লাসটা, মানে অপশনাল তোর জন্য, আমি তোকে লিখলাম ওই জন্য অপশন। ঠিক আছে তাহলে আমি চলেই যাই। হ্যাঁ চলে যা, তুই বুঝতে পারবি না, ছেড়ে দে, পরে যখন টপিক করবি তখন যাবে। ঠিক আছে ছেড়ে দে। In case the delivery of goods is delayed due to fault of party, in case the delivery of goods is delayed due to the fault of party, the goods shall be at the risk of defaulting party, even though the ownership is with the other party.
सर बात को समझे, इन केस द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ पार्टी, द गुड्स shall be at the risk of defaulting party even though the ownership is with the other party. ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो। सर क्वेश्चन समझो, सर आप लोग कनेक्टेड हो? क्वेश्चन क्या है? सवाल ये पूछता है कि जब गुड्स डिलीवर होता है, ठीक है, सेलर से बायर के पास डिलीवर होता है, तो सेलर जब बायर को गुड्स डिलीवर कर रहा है तो वो डिलीवरी में डिले हो रहा है। इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ पार्टी, ठीक है, द गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। क्योंकि डिले किसके कारण हो रहा है? जो गलती कर रहा है। तो गुड्स, इसका रिस्क मतलब अगर सेलर से देरी हो रहा है तो सेलर का रिस्क है ना, इवन दो दी ओनरशिप इज विद द अदर पार्टी। भले ही हो सकता है कि बायर के पास ओनरशिप चला गया, भले ही हो सकता है कि बायर के पास ओनरशिप चला गया, फिर भी सेलर को तो डिलीवरी करना था ना, क्योंकि डिलीवरी करना सेलर का जिम्मेदारी है। अब सेलर देरी देरी कर रहा है, डिलीवरी करने में सेलर का डिले हो रहा है, तो गुड सेल बी एट द रिस्क ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी, जिनसे डिले हो रहा है। अगर बायर को डिले होता, तो अगर बायर डिलीवरी रिसीव करने में डिले करता तो रिस्क किसका होता? बायर का होता। सिंपल एग्जांपल है सर, हम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, यस ना, मैं फ्लिपकार्ट या जोमेटो जो भी एग्जांपल आप लेना चाहते हो ले सकते हो, ये काफी अच्छा एग्जांपल है। हम फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, तो फ्लिपकार्ट अगर हमें प्रोडक्ट का डिलीवरी करने में डिले करते हैं, भले ही पेमेंट मैंने कर दिया, मेरा ओनरशिप आ चुका है प्रॉपर्टी में, लेकिन डिलीवरी करने में अगर फ्लिपकार्ट देरी करेगा तो रिस्क किसका है? मेरा कि फ्लिपकार्ट का? बोलो। फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का, है ना, डिफॉल्टिंग पार्टी, जिनसे गलती हो रहा है, जिनसे डिफॉल्ट हो रहा है। इसीलिए बोला ना, इट्स ट्रू इफ देयर इज अ प्रोविजन टू दिस इफेक्ट। अगर इस पर्टिकुलर इफेक्ट का प्रोविजन है तो ये एकदम सही बात है। सर उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब यहाँ पर फॉल्ट ऑफ द पार्टी में ये नहीं बोला कि कौन सा पार्टी। अब डिलीवरी रिसीव करने में भी डिले होता है ना, मानो फ्लिपकार्ट डिलीवरी करने के लिए आ गया, फ्लिपकार्ट डिलीवरी के लिए आ गया, पर आप डिलीवरी रिसीव नहीं कर रहे, तो रिस्क किसका है? हम लोग का है। ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरह से सोचो सर। एंड इस पॉइंट में लास्ट सवाल देखो, which of the following modes of delivery of goods is considered effective for a valid contract of sale? इनमें से कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव माना जाता है? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव एंड ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस। All of ऑल these. ऑफ दिस। वेरी गुड सर, एकदम सर। कितना, अगर इसमें हर एक क्वेश्चन का 1 लाख मिलता तो हम लोग, अभी हम लोग 31 लाख जीत गए होते, कितना मजा आ जाता। हाँ सर, एक एक लॉ के क्वेश्चंस पे लाखपति। हाँ सर, बन सकते हो लाखपति, समय लगेगा, केबीसी टाइप में नहीं, बट इट्स पॉसिबल। अच्छा देखो, थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल देखते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल में हम लोग क्या देख सकते हैं? चलो जस्ट कुछ एग्जांपल क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सवाल किया, ठीक है, सवाल ये किया कि ए एग्रीज टू बाय ए न्यू टीवी फ्रॉम ए शॉपकीपर। ए एग्री कर रहा है एक न्यू टीवी खरीदना है शॉपकीपर से। कितने में खरीदना है? 30,000 में। पेबल पार्टली इन कैश ऑफ ₹20,000 एंड पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड टीवी सेट। 20,000 का कैश देना है और बाकी 10,000 का पुराना टीवी सेट देके एक्सचेंज करना है। इज इट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या ये वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वैलिड है? तो अगर वैलिड है तो आपको ये पूछ रहे हैं, तो क्या रीजन दोगे आंसर में कि क्यों वैलिड है? बोलो।
चलो इसका जवाब कैसे देना है देखते हैं। पॉइंट को समझे सर, कैसे इसका जवाब देना है। इससे पहले इसके लिए आपको लॉ को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसे सेल पे क्या बताता है वो देखो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये बता रहा है, इट इज नेसेसरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दैट द गुड्स शुड बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि गुड्स जो भी एक्सचेंज हम लोग करेंगे वो मनी के बदले में करना है। इफ द गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स इट विल नॉट बी कॉल्ड सेल, उसको तो बार्टर कहते हैं, है ना, इट विल बी कंसिडर्ड एज बार्टर। However, एक बात यहाँ पर और देखो सर, however, a contract of transfer of movable property for a definite price payable partly in goods and partly in cash is held to be contract of sale of goods, है ना। तभी तो फ्लिपकार्ट वगैरह में भी एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफर करता है क्या ये सेल ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं है? जैसे ये देखो सैमसंग गैलेक्सी लेना है तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर भी आपको मिलेगा। ये देखो कितना दाम है सैमसंग गैलेक्सी का, दाम है सर, इतना कम दाम में कैसे दे सकता है? क्या हिसाब दिया रे? बाई विदाउट एक्सचेंज 16,999 और विथ एक्सचेंज अप टू 16,000 ऑफ करेगा। पागल है क्या क्या? ऐसा होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। मतलब 17,000 के फोन में आपको 16,000 तक आपको ऑफ कर सकता है। वो एप्पल के बदले देगा क्या? फिर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया रहता है अलग अलग फोन का। अच्छा, मतलब हो सकता है कि आईफोन रिटर्न करेगा उसके लिए हो सकता है, हाँ तब दाम मिल सकता है, हो सकता है सर। ठीक है चलो समझ गए सर। तो जो भी पैसे का सेटलमेंट भी हो रहा है साथ में गुड्स के बदले भी गुड्स हो रहा है ना, गुड्स के बदले भी गुड्स हो रहा है, पैसा का सेटलमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इसको पूरा का पूरा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही मानेंगे, ये बार्टर नहीं है क्योंकि इसमें पार्ट तो कैश है ना। तो इसीलिए तो इन द गिवन केस द न्यू टीवी सेट, तो अभी देखो पहले हम लोगों ने क्या लिखा, पहले हम लोगों ने क्या सिचुएशन हुआ वो देखा, फिर हम लोग सब्जेक्ट मैटर को लिखे, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं कि इन द गिवन केस the new TV set is agreed to be sold for 30,000 and the price is payable partly in exchange of old TV sets and partly in cash rupees 20,000. So in this given case it is a valid contract of sale under the Sale of Goods Act 1930. इससे कहते हैं जवाब देना, टू द पॉइंट आंसर होता है सर। लॉ में आंसर देना है टू द पॉइंट। अब आपका टू द पॉइंट आंसर एकदम लॉजिकल तभी बैठता है जब आपको प्रोविजंस पता हो। तो इफ यू नो द प्रोविजंस देन आंसर भी एकदम टू द पॉइंट में होगा और एग्जाम में मार्क्स भी टू द पॉइंट मिलेगा। ठीक है, काटने का जगह मत देना, मार्क्स काटने का जगह मत देना। चलो और एक क्वेश्चन देखें। A agrees to sell to B 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India. अरे बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया से चीनी आ रहा है भारत के लोगों को चीनी मिलाने के लिए। अब चीनी आएगा जहाज में आएगा ना सर, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने में समय लगता है, ऐसा थोड़ी है आज लोड हुआ और कल पहुंच गया। हाँ एरोप्लेन में हो सकता है बट एरोप्लेन में थोड़ी ना 100 बैग चीनी आएगा सर, ऑस्ट्रेलिया से आने में समय तो लगेगा, तो कम से कम 2 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से चीनी का बोरा भर के जहाज चलेगा इंडिया की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर खेल क्या बोलता है चलो देखते हैं। X agrees to sell 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India within the next 2 months. 2 दिन नहीं सॉरी 2 महीना लगेगा। Unknown to the parties. The ship has already sunk. अब जहाज डूब गया सर। Does B have any right against stay under the Sale of Goods Act 1930? क्या ये डूबते हुए जहाज पे ए का कोई राइट बनेगा जिसका सामान था उस जहाज पे? इसका जवाब आपको देना है कि क्या डज बी हैव एनी राइट, जिसका सुगर जिसने ऑर्डर दिया था जो ए ला रहा था जहाज में लाद के,
नो या कोई सर, राइट होगा कि नहीं? नहीं होगा? नहीं होगा। Right, sir. इसका जवाब कैसे देना है? डायरेक्टली थोड़ी ना हाँ लिखना है। In this case, B, the buyer has no right against A, the seller. Section 8 of the Sales of Goods Act 1930 provides that where there is an agreement to sell specific goods and the goods without any fault of either party perish, damaged or lost, the agreement is thereby avoided. इसमें किसी का fault नहीं है और goods perish हो गया, damaged हो गया, lost हो गया, ठीक है, agreement में, तो ये avoid is thereby avoided, मतलब ऐसा agreement avoid ही करना चाहिए. The provision is based on the ground of supervening impossibility of performance, which makes a contract void. तो ये तो बेसिकली एक supervening impossibility की तरह है, जो कभी संभव नहीं था पर हो गया. So all the following conditions required to treat it as void contract are fulfilled in the above case. There is agreement to sell between A and B. Is it related to specific goods? The goods are lost because the sinking of ship before the property or risk passed to the buyer, and the loss of it is not due to the fault of the either party. यहाँ पर जो गुड्स का लॉस हुआ है इसमें किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं. लेकिन अगर यहाँ पर फॉल्ट ए का होता, अगर ए का फॉल्ट होता तो फिर इन दैट केस ए क्लेम मतलब बी क्लेम कर सकता. तो ज्यादातर केस में ऐसे चीजों में अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, तो फिर सर जो बी ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर दे रहा है, अगर कभी भी ऐसा हो ही सकता है जहाज डूब गया, चीज खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो क्या करना पड़ता है सर? इसलिए इंश्योरेंस चलता है. इंश्योरेंस बी क्या करेगा? इंश्योरेंस करके रखेगा. नेचुरल कैलामिटी में बहुत सारे कंपनी इंश्योरेंस लेता है, अगर कुछ भी होगा तो वो डैमेज क्लेम करके अपना लॉस को थोड़ा भरपाई कर सकता है, ठीक है. लेकिन सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स and all the goods without any fault of either party perish, damaged or lost in agreement is thereby avoided. ठीक है सर? आई थिंक समझ में आया होगा आपको. आई थिंक नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा. वेरी गुड सर. नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखें. X contracted to sell his car to Y. X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. X Y को बोल रहा है कि भाई मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ, बट वो लोग प्राइस के बारे में कोई बात अभी तक नहीं कहा. X later refused to sell his car to Y on the ground that the agreement was void, being uncertain about price. X बाद में एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता है, ठीक है. इस रिफ्यूज करना चाहता है इस बहाने में क्योंकि हम लोग प्राइस के बारे में हमको टोटली अनसर्टेन है. कैन वाई डिमांड द कार अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? बात समझ में आ रहा है सर? X कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेल इज कार टू Y. दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल. X latter refused to sell his car to Y on the ground of that agreement was void, being uncertain about price. कौन बोल रहा है? X बोल रहा है. आपको क्वेश्चन कर रहा है क्या Y डिमांड कर सकता है कार का सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत? समझ में आ रहा है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया सर? इसका जवाब ऐसे देना है. पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. बिल्कुल, प्राइस पे करना सेल ऑफ गुड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में. अगर दोनों पार्टी, if the parties totally ignore the question of price while making the contract, it would not become an uncertain and invalid agreement. It will rather be a valid contract and the buyer shall pay a reasonable price. अगर कोई प्राइस के बारे में अनसर्टेन है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीमेंट इनवैलिड है. इट विल रादर बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है and the buyer shall pay a reasonable price. मतलब हमारे केस में Y reasonable price में कार बिल्कुल डिमांड कर सकता है. So in the given case, X and Y have entered into a contract for sale of car, but they did not fix the price of the car. X refused to sell the car to Y on this ground कि हम लोग प्राइस के बारे में अनसर्टेन है. Y can legally demand the car from X and X can recover a reasonable price of the car from Y.
रीजनेबल मतलब उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू जैसा होगा वैसा ही दाम y x को देने के लिए रेडी रहेगा और x को भी ऐसा ही चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मतलब x ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि दाम नहीं तय हुआ तो हम आपको बेचेंगे नहीं, लेकिन एग्रीमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब एग्रीमेंट हो चुका है मतलब ऐसा नहीं कि उसमें दाम तय नहीं हुआ तो आप रिफ्यूज कर दोगे। बात समझ में आया सर? हेलो, यस सर। सबको समझ में आ रहे? साहिल, शिवास, आप लोग दो कनेक्टेड? हाँ सर जी। ठीक है, तो ये सब ना कोई रटने वाला चीज नहीं है। आपके सामने पूरा लॉ पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस फेस करना, जो क्वेश्चंस के माध्यम से आपके साथ जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तब मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाया था सिमिलर टाइप ऑफ। हाँ थोड़ा अलग था, कहीं कुछ अलग सवाल था वहां पर, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन गिव द आंसर। मतलब एक बार आप लॉ को पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप लॉ को नहीं पढ़ोगे और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करते जाओगे तो फिर आप कभी समझ नहीं पाओगे सर। क्योंकि ये जो लॉ है ना, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई मतलब मगअप कर लिया और एग्जाम में जाके उल्टी कर दी। ठीक है, आपको समझ के आंसर देना है। अच्छा, चलो और क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर। A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. बेल्स क्या होता है मैंने आपको बोला था, याद है? रोल होता है, कॉटन का रोल। कैसे में देखने में होता है? ऐसे देखने में होता है ना, कॉटन का रोल। दिखाया था आप लोगों को, इमेज भी दिखा था। ठीक है, ये सब कॉटन का है, बेल्स ऑफ कॉटन। ये इमेज बड़ा मजेदार है, देख रहे हैं सर? एकदम खेत से उठा रहा है सर। ठीक है, इसी से हम लोगों का कपड़ा बनता है। हाँ, भारत में डेक्कन ट्राइब एरिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत होता है। डेक्कन ट्राइब मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, कर्नाटका, ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट इज नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। चलो, so the wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. He agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the plot of 100 packets lying in his shop. He agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दिया है, तो आपको क्लासीफाई करने बोला है कि भाई क्लासीफाई करके बताओ ये सब अलग अलग ट्रांजैक्शंस क्या है, मतलब कौन सा सेल हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट टू सेल हुआ है। आपको इस तरह से एज पर लॉ बताना पड़ेगा। क्लासीफाई दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स दे आर। कैसा गुड्स है उसके हिसाब से आप क्लासीफाई करके, तो जैसे हम लोग अगर इसको क्लासीफाई करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? होलसेलर ऑफ कॉटन इज 100 bales in his godown, so the goods are existing goods। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे, बिकॉज 100 bales उसके गोडाउन में पड़ा हुआ है। He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. On selection the goods becomes ascertained। मतलब 100 में से 50 bales जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो उसे हम लोग ascertained बोलेंगे, और 100 जो था उसको क्या बोलेंगे? उसको एग्जिस्टिंग बोलेंगे। तो 100 बेल्स जो है वो आपका एग्जिस्टिंग गुड्स है। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स में से जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया कि कितना बेचना है तो वो हो गया ascertained। So in this case the contract is for the sale of ascertained goods as the cotton bales to be sold are identified and agreed after the formation of the contract। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फिर सेल करना। तो बेसिकली गुड्स के नेचर के हिसाब से आपको ये बताना था यहाँ पर कि भाई एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सा है, ascertained गुड्स कौन सा है, यही बोलना था। If A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is a sale of existing but unascertained goods। मतलब if A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets, मतलब
गोडाउन में 100 पैकेट शुगर पड़ा हुआ है और वो बोल रहे कि भाई उनमें 1 पैकेट शुगर बेचना, बट वो ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा पैकेट। तो शुगर का भी टाइप होता है, ब्राउन शुगर नहीं, ब्राउन शुगर तो नशा करते हैं। एक होता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको, एक ब्राउन कलर का भी शुगर होता है, एक रेड शुगर होता है, ठीक है, एक आपका व्हाइट शुगर तो देखने को ही मिलता है, ठीक है, तो कुछ रिफाइंड शुगर भी होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स। तो अगर आप क्लियरली ये नहीं बोलते भाई कौन सा पैकेट के बारे में आप लेना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग तो है बट अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और जब तक उसको असर्टेन नहीं किया जाएगा वो सेल नहीं हो सकता। He agrees to sell us all the apples which will be produced in his garden this year. कि भाई मेरे गार्डन में जितना एप्पल होगा सारा आपको मैं बेचूंगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, और जब भी फ्यूचर गुड सेल का बात होता है उसे हम लोग एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं। बोलो सर, समझ में आ रहा है ना साहब? ऐसा पढ़ने के बाद सारा चीज समझ में आ भी जाता है, इजी भी लगता है, बट सब प्रॉब्लम वही है, जब तक पढ़ते नहीं है ना सारा चीज कठिन ही लगता है, ठीक है। पढ़ने के बाद सारा चीज आसान फीलिंग आता है सर, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि पढ़ो, ठीक है, क्लास करो, फिर रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, सारा चीज आसान लगेगा। जब तक पढ़ोगे नहीं हर चीज जिंदगी में टफ ही लगता रहेगा, ठीक है। ये हम लोग इंसान का एक परसेप्शन ये होता है कि हम लोग ना कोई चीज ट्राई नहीं करते, पहले ही ना मन बना लेते हैं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये टफ है, हाँ ये इजी है। अरे भाई क्या इजी टफ बोल रहे हो, करके देखो ना, जो तुमने किया ही नहीं उसको टफ इजी क्यों बोल रहे हो। पहले पढ़ो जानो, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। सर सेल ऑफ गुड्स में हम लोग एक चैप्टर किए थे अनपेड सेलर का, याद है सर? तो अनपेड सेलर में से भी आपको बहुत सारा एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ। हाँ सर, क्या बोलते हैं, जवाब दोगे अनपेड सेलर से? सर नाम आवाज आ रहा है? यस सर। ओके सर, चलो बताओ क्या होगा, पहले वाला क्वेश्चन का जवाब दो। क्या क्वेश्चन पूछा है सर? रीड करो। The unpaid seller has right of stoppage of goods in transit only where the buyer become insolvent, refuses to pay the price, acts fraudulently, all of this क्या करना है? ऑप्शन ए। becomes insolvent। अनपेड सेलर हैज राइट मतलब अनपेड सेलर का मतलब, और मैं क्या बताऊं सर, लास्ट क्लास ही हम लोग पढ़े थे, है ना, कि जो सेलर को पेमेंट अभी तक नहीं मिला, सो अनपेड सेलर के पास क्या राइट है कि वो गुड्स को ट्रांजिट में ही स्टॉप कर सकता है। तो अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ओनली वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है, रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस नहीं, जब इंसॉल्वेंट हो जाए तो स्टॉपेज ट्रांजिट में ही स्टॉप कर सकता है। ये पावर अनपेड सेलर के पास है सर, ठीक है, ये सब अनपेड सेलर का राइट है। Unpaid seller is having rights against goods only, the buyer only, the both goods and buyer and none of the above। क्या उसका गुड्स के ऊपर अनपेड सेलर का राइट होता है, बायर के ऊपर भी राइट होता है, दोनों के ऊपर होता है, किसी के ऊपर नहीं होता। सर दोनों के। वेरी गुड सर। अंडर विच सर्कमस्टेंसेस अनपेड सेलर लॉसेस इज राइट ऑफ लियन। लियन मतलब अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ लियन मतलब नहीं देना है आगे, मेरे पास ही रहेगा। इसमें से कौन से सर्कमस्टेंसेस में अनपेड सेलर का लॉ मतलब राइट ऑफ लियन लूज हो जाता है? एस्टॉपल मतलब पहले जो बोला था बाद में ऐसा नहीं बोल रहा है, वह सेलर वेव द राइट ऑफ लियन जहां पर सेलर खुद ही छोड़ दे रहा है, वह द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड एनी ऑफ द अबव। बोलो सर कौन सा जवाब सही लग रहा है, इनमें से किस सिचुएशंस पे उसका राइट ऑफ लियन उससे चला जाएगा? हाँ सर, सारे केसेस में राइट ऑफ लियन चला जाएगा। अगर
एस्टोपेल के थ्रू से हो सकता है। एस्टोपेल मतलब अपने ही बात में वापस जस्ट ऑपोजिट बोल रहा है, ठीक है। राइट ऑफ लियन वेव कर रहा है जहां पर सेलर खुद ही वेव कर दे रहा है, और जहां पर बायर के पास एजेंट के पास लॉफुल ऑप्शन है तो सेलर का और क्या राइट ऑफ लियन आएगा, तो क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वेरी गुड सर। When the unpaid seller has parted with the goods to carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise right of lien, right of stoppage in transit, right to resell, none of the above. क्या करेंगे? चार का बोलो सर। When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier ऑप्शन बी। and the buyer has become insolvent, तो वो ट्रांसपोर्टर के साथ गुड्स लेके जा रहा था अनपेड सेलर, लेकिन रास्ते में खबर मिला जो बायर है वो इंसॉल्वेंट है, तो क्या करेगा? अभी हम लोग पढ़े तो ट्रांजिट में ही स्टॉप कर देगा गाड़ी को, क्योंकि उसको रास्ते में ही खबर मिल गया कि भाई बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो एकदम चुपचाप ट्रांजिट में ही रोक देंगे। एसेंस ऑफ राइट ऑफ लियन इज, राइट ऑफ लियन का एसेंस क्या है? गुड्स डिलीवर करना, पोजीशन रिटर्न रखना, हाँ सर, या रिगेन दी पोजीशन, या नॉन ऑफ द अबव। राइट ऑफ लियन मतलब क्या? पोजीशन। रिटेन द पोजीशन। वेरी गुड सर। अपने पोजीशन को रिटेन करके रखना, उसी के बोलते हैं राइट ऑफ लियन। Which of the following right can be exercised by an unpaid seller against the buyer who is not insolvent? Which of the following right can be exercised by an unpaid seller against the buyer who is not insolvent? Right of lien लगा सकता है, right of stoppage in transit लगा सकता है, दोनों लगा सकता है, कुछ भी नहीं लगा सकता। Right of lien. राइट ऑफ लियन का पावर यूज कर सकता है, बिकॉज वो तो इंसॉल्वेंट है नहीं, है ना, तो एक ही पावर यूज कर सकता है, राइट ऑफ लियन यूज कर सकता है, नथिंग मोर देन दैट। वेरी गुड सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायर्स राइट अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर कोई मतलब सेलर किसी के साथ ब्रीच करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायर्स राइट, इनमें से कौन सा बायर का राइट है सेलर के अगेंस्ट में, अगर सेलर बायर के साथ धोखा करता है, मतलब वही गुड्स देने के वादा करके नहीं दिया, इस तरह के। नॉन डिलीवरी के अगेंस्ट में केस करेगा, किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में केस करेगा, शूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, या ऑल ऑफ द अबव, तीनों का तीनों कर सकता है। All of the above. ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड सर। तुमने मुझे गुड्स देने का वादा करके दिया नहीं, जो वादा किया था वो निभाया नहीं, ठीक है, तो तीनों केस के। हाँ बोलो सर। सर सूट फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी क्यों होगा? हाँ, सूट फॉर डैमेजेस और ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब यहाँ पर तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उनसे, मतलब जो भी बात, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट उसके साथ था, ठीक है, सेलर के ऊपर, वो सारे के सारे वो तो तोड़ गए। तो बात ऐसा है कि एक तो नॉन डिलीवरी हो रहा है, दूसरा स्पेसिफिक कोई परफॉर्मेंस करना था वो भी नहीं किया, मतलब इनमें से कोई भी कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ सारा लगा देगा, लेकिन इफ सिचुएशन अराइज तो वारंटी के लिए भी क्लेम कर सकता है। मतलब पॉइंट इज दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस एंड वारंटी वाला चैप्टर याद करो। कंडीशन तोड़ना मतलब तो पूरा ही तोड़ देना, लेकिन वारंटी तोड़ना मतलब कंडीशन तोड़ना नहीं होता, है ना सर। तो इन दैट केस वो ब्रीच ऑफ वारंटी की भी पावर है ना। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायर्स राइट अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी तोड़ भी तो सकता है, तो अगर वारंटी तोड़ेगा तो फिर वारंटी के लिए भी तो डैमेज क्लेम करने का पावर सिर्फ बायर के पास रहेगा सर, नहीं रहेगा क्या? हाँ सर। हाँ, अगर बायर ने, सेलर ने बोला था कि भाई हम तुमको वारंटी दे रहे हैं किसी गुड्स पे, और बाद में वारंटी दिया नहीं, जैसे तुमने माना कि एक कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा, कंपनी ने बोला था कि आपको रिप्लेस करेगा कुछ प्रॉब्लम होने से, फिर आपको नहीं कर रहा है, तो अभी एक तरह का ब्रीच हुआ, लेकिन ये वारंटी ब्रीच है, वो भी तो क्लेम कर सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव
एकदम, इसीलिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और नॉन डिलीवरी के लिए तो केस बनता ही है। ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होता है? ऑक्शन में जब कोई सेल होता है तो डिलीवरी करने से कंप्लीट होता है, प्राइस पेमेंट करने से कंप्लीट होता है, कि हैमर फॉल करने से कंप्लीट होता है? Fall of hammer. Fall of फॉल ऑफ हैमर, वेरी गुड सर। सेलर हैज राइट ऑफ रीसेल, सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल कब आ जाता है? जब गुड्स पेरिसेबल हो, जब सेलर के पास ऐसा रिजर्व पहले से रिजर्व रहे, ऐसा राइट, सेलर गिव्स नोटिस, ऑल ऑफ दिस। All of these. तीनों केस में सेलर के पास रीसेल का पावर आ जाता है। एग्रीव पार्टी मतलब जिनके साथ धोखा होता है उनको एग्रीव कहा जाता है। The aggrieved party can claim only damages in case of breach of warranty. Is this true or false? true. True, sir. Very good. Under which circumstances the right of stoppage can be exercised by an unpaid seller? The buyer has become insolvent, the goods are in transit, the seller must be unpaid, and all of the above. ये बार-बार ये पूछ रहे हैं। Under which circumstances the right of stoppage can be exercised by an unpaid seller? जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, द गुड्स सब ट्रांजिट में हो, सेलर मस्ट बी अनपेड हो, एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज होने के लिए, मतलब किस टाइम पे अनपेड सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज करते हैं ट्रांजिट में? तीनों कंडीशंस पे ही तो करते हैं। उनको जब खबर मिलता है कि बायर इंसॉल्वेंट है तब भी करता है, गुड्स ट्रांजिट में है तभी तो स्टॉपेज का बात आता है, और सेलर मस्ट बी अनपेड, और वो खुद एक अनपेड सेलर है तभी तो ये तीनों राइट यूज करके ऑल ऑफ द अबव के थ्रू से वो कर सकता है ना। क्या सर, यस और नो? Yes, sir. अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल? अभी अभी पढ़े सर, अब छोड़ो, है ना, ऐसे बोलो क्या होगा 12 का। When the goods are perishable nature, when it gives notice to the buyer, when it gives notice to the buyer of his intention to resell and buyer does not within a reasonable time pay the price. Both A and C, मतलब when goods are perishable, and C is मतलब C is more prominent, मतलब buyer को notice भी दिया गया और buyer ने टाइम पे पेमेंट भी नहीं किया, है ना, तो फिर B पॉइंट को तो C पॉइंट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया ना, तो A and C सही आंसर रहेगा। क्या बोलते हो? सी पॉइंट के अंदर तो बी पॉइंट इंक्लूड हो चुका है, तो फिर और बी का कोई काम नहीं, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। यस और नो? Yes, sir. यस। When the seller wrongfully neglects to deliver the goods to the buyer, अगर कोई सेलर किसी बायर को गुड्स डिलीवरी करने में नेग्लेक्ट कर दिया, then the buyer cannot sue for the seller for damages for non delivery. May sue the seller for damages for non delivery, either A or B, none of the above. Sir, B. B बिल्कुल, may sue the seller the damages for non delivery। ये तो एकदम मतलब एकदम सिंपल सेंसिबल मैटर है, सिंपल सेंसिबल। अच्छा सर, where the buyer is deprived goods by their true owner, then the buyer may recover the price of breach of the condition as to title, cannot recover the price for breach of the condition as to title, either A or B, none of the above। क्या लगता है? Obviously may recover the price for breach of conditions as to title, may, obviously may क्यों? अब केस प्रूव करना पड़ता है, सिचुएशन देखना पड़ता है, ठीक है, तब जाके। Sir, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept any pay for the goods, where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may sue buyer for damages of non-acceptance. Seller cannot sue buyer for damages for non-acceptance. Seller can sue buyer or banker for damages, and none of the above। क्या हो सकता है? Option A. Very good sir। Seller may sue buyer for damages for non-acceptance। buyer ऑर्डर देके तुम अगर भाग जाओगे तो डैमेज क्लेम जरूर किया जा सकता है, if situation arise। An auction sale, the property shall be sold to the lowest bidder। ऑक्शन सेल में
किसको सामान बेचा जाता है? मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको मेरे पापा का ऑक्शन सेल के बारे में बताया था, आईपीएल ऑक्शंस के बारे में बताया था। हाँ सर, या फिर क्या बोलते हैं एंटीक चीजों का जो ऑप्शंस होता है उसके बारे में बताया था। इन एन ऑक्शन सेल द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड टू द लोएस्ट बिडर और हाईएस्ट बिडर और ऑल बिडर्स। Highest bidder. हाईएस्ट बिडर, ये आईपीएल का जवाब से ही समझ में आ जाता है सर। कुछ ना जाने तो कम से कम आईपीएल देख के भी इसका नॉलेज हासिल किया जा सकता है। In an auction sale, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, then the sale is valid, void, whatever, illegal. In an auction sale, if the seller makes use of pretended bidding to raise the price, तो क्या सेल को voidable, void मानेंगे, valid मानेंगे, voidable मानेंगे कि illegal मानेंगे? सर voidable क्यों? बोलो voidable क्यों? Why not valid? Why not void? रीजन दो सर, इसका रीजन दो, क्यों अपने ने ऐसा सोचा? बोलो सर। voidable आंसर दिया आपने, सही दिया, बट सर बाकी बीटर उसको अपोज कर सकता है। बाकी बिडर अपोज कर सकता है, मतलब बेसिकली प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है? जानबूझ के दाम बढ़ाए। जानबूझ के दाम बढ़ाना। सेलर जानबूझ के दाम नहीं बढ़ा सकता है ना, क्योंकि ऑक्शन सेल में वो एक फ्री सिस्टम है बिडिंग का। आप अपना एक दाम बताओ, आप जो रिजनेबल प्राइस है उसमें आप दाम रखो, बाकी सेलर बायर जो है वो अपना प्राइस देगा, है ना। आप एक बेस प्राइस लगाओ अपने प्रोडक्ट का, बेस प्राइस मानो 1 लाख है। अब जो बीडर है, बीडर अभी उस पर बीट करेगा, बीट करते करते 1 लाख का चीज भी 2 लाख पे जा सकता है। अगर उसका मार्केट में 2 लाख वैल्यू हो सकता है तो होगा, लेकिन सेलर जानबूझ के प्रिटेंडेड बीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब दाम बढ़ाने का नाटक नहीं कर सकता, सिंपल बात है, ठीक है। मार्केट को मार्केट के हालत में छोड़ दो। इसीलिए ये वॉइडेबल किसके एंगल से है? ये वॉइडेबल किसके एंगल से हो रहा है? बीडर क्या? बीडर के एंगल से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है वो बेसिकली बीडर को कहीं ना कहीं एक तरह का प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जानबूझ के दाम बढ़ा के, ठीक है, दाम बढ़ाने का नाटक करके। आप ऐसा नहीं कर सकते, मार्केट को ओपन छोड़ दो, ऑप्शन में लाए हो, अब जो दाम उठेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर सेलर के पास राइट है तो वो चाहे तो अगर उसको सही नहीं लगा तो फिर वो सेल ना भी कर सकता, ये राइट है सेलर के पास। अगर उसको लगता है ना कि उसको ठीक ठाक दाम एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं मिला तो उसके पास राइट है कि वो अपने आप को सेल करने से रोक भी सकता है। वेरी गुड सर, तो ये वॉइडेबल हो जाता है बिडर के एंगल से। वेरी गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन? इनमें से किस केसेस में अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन छूट जाता है? जब डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर हो जाए, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टिंग हो जाए, टेंडर ऑफ प्राइस ऑफ बायर हो जाए, एंड ऑल ऑफ दीज हो जाए, क्या होगा सर? बोलो। हाँ सर, कनेक्टेड हो कि नहीं? यस सर। सर आंसर इज ऑल ऑफ दिस ना। जब बायर को डिलीवरी कर दे तब भी उसका राइट ऑफ लियन जा सकता है, जब कुरियर वाले को दे दे तब भी राइट ऑफ लियन चला जा सकता है, एंड टेंडर ऑफ प्राइस बाय बायर, जब बायर ने प्राइस टेंडिंग कर दिया, ठीक है, तो तब भी सेलर का राइट चला जा सकता है, बिल्कुल। तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है सर। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सर पॉइंट बी में कैसे होगा?
डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय गुड्स टू कैरियर। हाँ सर, यस सर। तो आप तो ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो ना, आप तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज को दे रहे हो। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज को जब आप दे देते हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जम्पशंस है कि भाई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज में, देखो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज में कई बार ऐसा होता है कि जब सेलर, आमतौर पे क्या होता है जानते हो, आमतौर पे नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है, बायर, इसमें आपको मैं 2 कंडीशंस बताया था। अगर बायर सेलर को खुद ही बोला कि भाई आप ट्रांसपोर्ट में दे देना, तो सेलर ने क्या किया, गुड्स लेके ट्रांसपोर्ट में दे दिया। अब मुझे बताओ, सेलर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट में दे दिया, अब जिम्मेदारी किसका है, सेलर का कि बायर का है? क्योंकि बायर के कहने पे ही सेलर ने गुड्स को ट्रांसपोर्टिंग में या कैरियर में दिया। बायर का है। तो फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कैरियर के केस में क्या सेलर का कोई राइट ऑफ लियन रह रहा है सर? नो सर। समझ में आ रहा है सर? लेकिन कभी ऐसा हुआ कि सेलर ने बोला कि भाई आपके घर तक गुड्स पहुंचाने का पूरा जिम्मा मेरा है, तभी जाके वो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा। ऐसे सिचुएशंस में राइट ऑफ लियन रहता है उसके पास। लेकिन आमतौर पे, ठीक है, यहाँ पर यही असम्पशंस को यूज किया गया। ये दोनों कंडीशंस हम लोग क्लास में पढ़ने के टाइम पे पढ़े थे, याद करना, क्लास देख के रिवाइज करने के टाइम पे आपको दिख जाएगा कि जब सेलर अपने मर्जी से बोलेगा कि भाई हाँ आपको गुड डिलीवरी करेंगे तो ही, तो उसी का चार्ज लेके ही सेल होगा, तो ऐसे केसेस में राइट ऑफ लियन सेलर के पास है। बट अगर बायर के कहने पे सेलर ट्रांसपोर्टिंग को दे रहा है, कोई कॉमन ट्रांसपोर्ट कैरियर, ठीक है, ऐसे केसेस में कॉमन कैरियर होता है, सेलर का कोई अपना कैरियर नहीं, कॉमन कैरियर जिसमें सिर्फ एक बंदे का गुड्स नहीं और भी हजारों बंदे का गुड्स जाता है, मतलब हजारों बायर का गुड्स जा सकता है। तो ऐसे केसेस में तो राइट ऑफ लियन नहीं रहेगा, तब तो बायर का जिम्मा आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला असम्पशन यूज किया गया। वेरी गुड क्वेश्चन सर। The bidder at an auction sale can withdraw his bid. The bidder at an auction sale can withdraw his bid anytime during auction, before fall of hammer and before payment of price. बोलो क्या करें? Before fall of hammer, hammer fall करने से पहले आप अपना bid को withdraw कर सकते हो। Yes, लेकिन एक बार hammer fall हो जाए ना, और नहीं कर सकते। हैमर फॉल हो जाए तो एक्सेप्टेंस हो जाता है सर। व्हाट ए लाइटेड मैच इन ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर, याद है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऑफर एक्सेप्टेंस। हैमर फॉल करना मतलब एक्सेप्टेंस। तो तो ऐसा कभी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। तो हैमर फॉल करने से पहले बिल्कुल कर सकता है। Wherein in an auction sale, the seller appoints more than one bidder, the sale is void, illegal, conditional, voidable. क्या होगा सर? Where in an auction sale, the seller appoints more than one bidder. ऑक्शन सेल में अगर सेलर एक से ज्यादा बिडर को अपॉइंट कर रहा है, तो ये सेल को हम लोग मतलब वाइड सेल बोलेंगे, इलीगल सेल बोलेंगे, कंडीशनल सेल बोलेंगे कि वाइडेबल बोलेंगे? सर वाइडेबल। क्यों वाइडेबल, क्यों? बोलो वाइडेबल क्यों, वाइड क्यों नहीं, इलीगल क्यों नहीं, कंडीशनल क्यों नहीं? क्योंकि सर सिर्फ सेलर एग्रीड है और जो बाकी सब जो बिडर है वो सब नहीं है। सिर्फ सेलर एग्रीड है, बाकी सब जो बिडर है वो अभी तक एग्रीड नहीं है। वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि वो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, सही ना? यस सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जब बीडिंग होता है तो बीडिंग में
मतलब सेलर एक से ज्यादा बिडर आ गया, ठीक है। अब एक से ज्यादा बिडर आ गया मतलब अब कौन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। बीट करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अपॉइंट करने से बीट करना ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस पे हम लोग इसको वॉइडेबल बोल सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल भी बोला जा सकता है, ठीक है, कंडीशनल भी बोला जा सकता है, बट यहाँ पर वॉइडेबल आंसर्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब अगर बीट नहीं हुआ तो वॉइड हो जाएगा। इलीगल तो नहीं बोल सकते क्योंकि इलीगल काम तो ये है नहीं। तो अगर बीट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, मतलब सेल ही नहीं होगा, कैंसिल। लेकिन जब तक वो पूरा का पूरा नहीं होता है तब वो वॉइडेबल सिचुएशंस में ही रहेगा। बिकेगा तो सेल बनेगा तो फिर वैलिड हो जाएगा। मतलब वॉइडेबल सिचुएशन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो जाता है। मतलब अगर बात बनेगा तो वैलिड, नहीं बना तो वॉइड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वॉइडेबल आंसर्स को हम लोग मानेंगे, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वेयर इन एन ऑक्शन सेल notified with the reserve price, the auctioneer mistakenly knocks down the goods for less than the reserve price. Then the auctioneer is bound by auction, not bound by auctions, liable for damage, both A and C. मैं अभी आपको बोल रहा था, where in an auction sale notified with the reserve price. एक रिजर्व प्राइस है कि भाई कोई मानो कि जैसे आईपीएल ऑक्शंस में कोई प्लेयर का दाम रिजर्व प्राइस रखा गया है मानो 20 लाख, ठीक है। अब प्लेयर का दाम 20 लाख रखा गया, तो ऑक्शनियर मिस्टेकनली नॉक्स डाउन द गुड्स फॉर लेस देन द रिजर्व प्राइस। मतलब वो बेसिकली हैमर फॉल कर दिया लेकिन रिजर्व प्राइस से लो में हो गया। तो आपको सवाल कर रहा है, मतलब मानो 15 लाख में किसी ने बीट कर दिया और फॉल ऑफ हैमर हो गया मिस्टेकनली। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ऑक्शनियर को ये मानना पड़ेगा, बाउंड बाय ऑक्शन, नॉट बाउंड बाय ऑक्शन, लायबल फॉर डैमेज, बोथ ए एंड सी? क्या लगता है? सर नॉट बाउंड बाय ऑक्शन है, मैं आपको बोला ना, ऑक्शन हॉल में ऑक्शनियर के पास लास्ट राइट रहता है। वो अगर उसको लगे कि ठीक नहीं है तो वो ना भी दे सकता है। हाँ, अगर कई बार ऐसे होते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है फिर भी ऑक्शनियर मुकर रहा है, तो इन दैट केस वो लायबल फॉर डैमेजेस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये मिस्टेकनली हुआ है और रिजर्व प्राइस से भी कम दाम में नॉकडाउन हुआ है, तो ऐसे केसेस में ही इज नॉट बाउंड बाय ऑक्शन। बिल्कुल समझ में आ रहा है सर? ये सब एकदम बिजनेस वर्ल्ड रिलेटेड कहानी है। ये सिर्फ रट के मगअप करके मतलब ओनली रट के नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन ओनली यू हैव टू एनालिसिस। एंड आपको मार्केट आइडिया भी होना चाहिए कि दुनिया भर में जो भी बिजनेस वर्ल्ड में चल रहा है, ये सब चीज़ों के साथ आपको अपने आप को धीरे धीरे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप और ज़्यादा जवाब अच्छे से दे पाओगे। ऐसे अच्छा दे रहे हो आप लोग, काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू डिस्कस कर दिया सर। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करके देता हूँ। एक क्वेश्चन है, जे सोल्ड अ मशीन टू के gave a check for the payment. J sold machine to K और K gave a check for the payment. The check was dishonored. Dishonored मतलब बाउंस हो गया, but J handed over the delivery order to K. चेक डिसऑनर हो गया पर J K को गुड्स डिलीवर कर दिया। K sold the goods to R. K ने गुड्स को R को बेच दिया on the basis of the delivery order. J wanted to exercise his right of lien on the goods. जे अभी गुड्स पे लियन अप्लाई करना चाहता है क्योंकि के का चेक डिसऑनर हो चुका है ना। कैन ही डू सो अंडर प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? क्या जे चेक गुड्स पे लियन लगा सकता है सर? एक बात को ध्यान से समझे सर, जे और के बीच में मेन ट्रांजैक्शन था, बट के बाद में आर को बेच दिया, मतलब डिलीवरी कर दिया। लेकिन बाद में पता चला के ने जे को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया। अब जे बोलता है कि जो गुड्स के ने आर को दे दिया, हम उस पर राइट ऑफ लियन लगाना चाहते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशंस करके रखा था, एग्जांपल्स भी किया था।
उसी का क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो यहाँ पर बात हुई है राइट ऑफ लियन का, पहले प्रोविजंस पता होना चाहिए। The right of lien and stoppage in transit are meant to protect the seller. ये बेसिकली सेलर को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोविजन है। And this will not be affected even when the buyer has made a transaction of his own goods which were with the seller under lien. मतलब अगर बायर ने पेमेंट कर दिया था तो सेलर उस पर कभी लियन नहीं क्रिएट कर सकता। बट अंडर 2 exceptional cases these rights of the sellers are affected. When the buyer has made the transactions with the consent of the seller, सेलर को बोल के अगर ट्रांजैक्शंस किया है, when the buyer has made the transaction on the basis of documents of title such as bill of lading, railway receipts or delivery order, etc. In the given case, J has sold the machine to K and K gave a check for the payment, but the check was dishonored. That means J, the seller, is an unpaid seller. बिल्कुल, so he is entitled to exercise the right of lien. क्योंकि यहाँ पर J जो है वो unpaid seller है और वो अपना lien का right यूज कर सकता है। But according to section 53 subsection 1, his right of lien is defeated because he has given the document of title to the buyer. वो document title buyer को transfer कर दिया था and has made a transaction of sale on the basis of this document. So R, who has purchased the machine from K, can demand the delivery of the machines. तो यहाँ पर R के पास goods का डिमांड करने का राइट आ जाता है because इसका एक ही कारण है, आप डॉक्यूमेंट टाइटल क्यों दिया था बिना पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइटल कभी भी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट टाइटल जब ट्रांसफर कर दिए तो अब भुगतो, अब तो भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखो फिर से। J sold a machine to K. K gave a check for the payment. The check was dishonored, but J handed over the delivery order. J delivery order hand over कर दिया ना K को। अब डिलीवरी ऑर्डर हैंड ओवर करने का मतलब क्या? रेलवे रिसीप्ट दे देना, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग दे देना, जिसके पास वो होगा वो उसी के पास वो टाइटल उसका उसी का माना जाता है। तो बिकॉज जे ने के को डिलीवरी ऑर्डर हैंड ओवर कर दिया, नाउ के ने आर को भी सेल कर दिया, सो नाउ आर के पास पूरा राइट है के से वो गुड्स लेने का। सो अगर बाद में जे बोलता है कि नहीं ये गुड्स पे मेरा अधिकार है क्योंकि के का चेक डिसऑनर हो चुका है, अब जे नहीं बोल सकता। हाँ, वो एक ही काम कर सकता है, वो किसी भी तरह से के से पैसा अपना निकाल सकता है, लेकिन वो आर के पास जाके जे आर के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई के ने मेरा पैसा नहीं दिया तो ये गुड्स मैं अपने पास रख लूंगा। अगर इतना ही था तो फिर डिलीवरी ऑर्डर इशू नहीं करना चाहिए। समझ में आया सर? बोलो, समझ में आया? इस तरह से पढ़ना है सर, इसी तरह से पढ़ना है, तभी जाके सारा क्वेश्चंस का जवाब दे पाओ। A, who is an agent of a buyer? A कौन है? बायर का एजेंट। Had obtained the goods from railway authorities and loaded the goods on his truck. In the meantime, railway authorities received a notice from B, the seller. B कौन है? Seller, for stopping the goods in transit as the buyer has become insolvent. Referring to the provision of Sale of Goods Act 1930, decide whether the railway authorities can stop the goods in transit as instructed by the seller. Another interesting question. कैसे जवाब दोगे? लेकिन अभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का प्रोविजन समझना पड़ेगा। The right of stoppage of goods in transit means the right of stopping the goods after the seller has parted with the goods. Thereafter, the seller regains the possession of the goods. This right can be exercised by an unpaid seller. ये कौन नॉर्मल एक्सरसाइज करता है? कौन लागू करता है? जो अनपेड सेलर है। When he has lost his right of lien over the goods because the goods has delivered to carrier or to transporter for the purpose of taking the goods to the buyer. This right is available to the unpaid seller only when the buyer has become insolvent. Buyer अगर insolvent हो पता चलता है तभी वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो प्रोविजन है उसको अप्लाई कर सकता है और अपना राइट ऑफ लियन ले सकता है। इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। द बायर हैज नॉट पेड द टोटल प्राइस टू द सेलर। अगर बायर ने सेलर को अमाउंट पे टोटल में नहीं किया, कुछ भी अमाउंट बाकी है,
The seller has delivered the goods to a carrier, thereby losing his right of lien. एकदम सर. The buyer has become insolvent. बायर इंस्टॉलमेंट का खबर सेलर के पास गया. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वैलिड है. The goods have not reached the buyer and they are in course of transit. Section 50, 51 and 52 के अंदर ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था सर. So in the given case, who is an agent of the buyer had obtained the goods from the railway authorities and loaded the goods on his truck. After this, the railway authorities received the notice from the seller B and they stopped the goods as the buyer has become insolvent. ये घटना जो हुआ है आपने देखा. Now, according to Sale of Goods Act 1930, railway authorities cannot stop the goods because the goods are not in transit. ट्रांजिट पे तो नहीं था ना, जस्ट तो वो तो पहुंच गया था और फिर ट्रक में लोड भी हो गया था, क्योंकि इस बी का एजेंट, बायर का जो एजेंट था ए, उसने रेलवे अथॉरिटी से तो सारा का सारा गुड्स ले चुका था. तो रेलवे अथॉरिटी अब इसको कैसे रोकेगा? Because A who has loaded the goods on his truck is agent of the buyer. That means railway authorities have given the possession of the goods to the buyer, and transit comes to an end when the buyer or his agent takes the possession of the goods. अब रेलवे कैसे क्या करेगा? अब रेलवे इसको नहीं रोक सकता. प्रोविजन था, कर सकता था, लेकिन बायर के एजेंट को ट्रांसफर कर दिया. अब तो ये बायर के पोजीशन पे है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो और पॉसिबल नहीं है. हेलो सर, सिचुएशन समझ में आया? बोलो. क्लियर है कि नहीं है? अरे ये सर नो, किसी का जवाब नहीं आना है. बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बोलो, फिर से समझा देंगे. क्या प्रॉब्लम रहा? बोलो. हाँ सर, आया. ओके. सर इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी रेडी कर लो ना, बाकी क्वेश्चंस भी रेडी कर लो ना. और उससे पहले अगर क्वेश्चन करने के टाइम पे प्रोविजंस में दिक्कत होगा तो एक बार क्लास को सुन लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार देख लो. A agrees to sell certain goods to B on a certain date on 10 days credit. A एग्री कर रहा है B को कुछ गुड्स सेल करेगा 10 दिन के क्रेडिट पे. A बोल रहा है कि B को हम गुड्स तुमको देंगे, बदले में 10 दिन बाद पेमेंट करना. The period of 10 days expired and goods were still in the possession of A. Period of 10 days expired and goods were still in the possession of A. B has also not paid the price of the goods. B becomes insolvent. He refuses to deliver the goods to exercise the right of lien on the goods. Can he do so under the Sale of Goods Act 1930? मतलब पहले तुमने बोला था कि भाई 10 दिन के क्रेडिट पे गुड्स देंगे, 10 दिन एक्सपायर हो गया, गुड्स का पोजीशन भी ए के पास ही रह गया, बी प्राइस भी पे नहीं किया, बी इंसॉल्वेंट भी हो गया. तो आपको पूछ रहा है कि भाई क्या ये लियन लगा सकते हैं गुड्स डिलीवर ना करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? सेल्स तो बोल रही यस, है ना? सेल्स तो बिल्कुल आपके साथ ही जा रहा होगा, है ना? बेसिकली कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. लियन इज द राइट ऑफ पर्सन टू टेक इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर. लियन का मतलब क्या है? जो किसी और का है बट मैं अपने पास अधिकार के साथ रख रहा हूं. Until claim of the person in possession is satisfied. जब तक उस अगले का मतलब बायर का गुड्स पे क्लेम का जो भी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो जाता, मतलब बेसिकली पेमेंट जब तक नहीं कर देता. The unpaid seller has also right of lien over the goods for the price of the goods sold. Section 47 subsection 1 of the Sale of Goods Act 1930 provides that the unpaid seller who is in the possession of the goods is entitled to exercise right of lien in the following cases: where goods have been sold without any stipulation as to credit, where goods have been sold on credit but the term of credit has expired, where the buyer has become insolvent even though the period of credit has not yet expired. तो हमारे सिचुएशंस में 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था, एक्सपायर हो चुका.
हमारे सिचुएशन में 10 दिन का क्रेडिट पीरियड था, एक्सपायर हो चुका है। द पीरियड ऑफ 10 days हैज एक्सपायर्ड, 10 दिन भी एक्सपायर हो चुका है। बी हैज नाइदर पेड द प्राइस, बी ने प्राइस पे नहीं किया, इवन गुड्स का पोजीशन भी नहीं लिया। दैट मींस द गुड्स आर स्टिल फिजिकली इन द पोजीशंस ऑफ ए एंड द सेलर, है ना। In the meantime, B, the buyer has become insolvent. So in this case, A is entitled to exercise the right of lien on the goods because the buyer has become insolvent and the term of credit also expired without any payment of price of the buyer. ये एकदम आंखों देखी लग रहा था, ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा था कि भाई पेमेंट भी नहीं किया, टाइम भी निकल गया और गुड्स का पोजीशन भी नहीं है, तो सेलर के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना लियन लगा के रख सकता है। लेकिन इसको लिखने का ये तरीका था। एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी तरह से पहले प्रोविजंस, फिर सब्जेक्ट मैटर और फिर कंक्लूजन, ये 3 तरीका अपना के आपको क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप लोगों को इतना आइडिया हो गया सर कि कैसे कैसे आपको रेडी करना है। देयर आर सम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सर कि आप लोगों के पास नोट्स भी है, किताब भी है, आप लोग एक काम करो, बाकी जितना सारा क्वेश्चंस है आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछो, ठीक है सर। और बाकी जितना सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर का ही इसी तरह से क्वेश्चंस को रेडी कर लो। क्वेश्चंस के साथ साथ मतलब जो नोट्स के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था उसे भी एक बार गो थ्रू कर लो। मेन पॉइंट को पढ़ो, फिर उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ो, पॉइंट को पढ़ो, फिर एग्जाम्पल्स को पढ़ो और फिर क्वेश्चन आंसर्स को रेडी करो। और दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। और फिर जैसे ही प्रिपेयर हो जाए फिर टेस्ट भी दे दो, ठीक है सर। ओके सनम, समझ में आया? साहिल, सिवास, क्लियर है ना? सर आप कोर्स समझ में आया? हाँ सर जी। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर आज इतना ही रखते हैं। ओके बोलो सर, टाटा फिर। ओके सर। ओके सर, टाटा। हाँ सनम बोलो।